अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेसिकली जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, ये है वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, ये वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमारे पास वर्क का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, फिर एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस होती है, फिर उसके कह लें कि एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, और फिर पावर का कॉन्सेप्ट एंड में आता है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इस बड़े टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में डिस्कस करना है, सही है। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, इसका हाफ पार्ट आज डिस्कस करेंगे, एंड द अदर हाफ, रिमेनिंग हाफ पार्ट, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो इन द टुमारोज क्लास। सो क्लास, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सही है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है। अच्छा देखें, ये जो है ये सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स हैं एज पर सीएआई रिक्वायरमेंट, यानी जो सीएआई के सिलेबस में जो आपके पास मेंशन है ना, ये सारे वो लर्निंग आउटकम्स हैं, और हमने थ्रू आउट द चैप्टर इन्हीं आउटकम्स को क्या करना है, क्लास स्टडी करना है। तो अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा वर्क डन। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम वर्क डन की बात करें ना, तो वर्क डन बहुत सिंपल सा कह लें कि कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज, अगर आपको वर्क प्रोड्यूस करवाना है या आपको वर्क करना है, तो आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है। यानी यूं कह लें कि यू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वर्क यू नीड सम फोर्स, और फोर्स इज अ पुश और पुल। इट मींस व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, then the body will start to cover some distance. And for the production of work, it is mandatory that the body will cover distance in the direction of force. यानी यूं कह लें कि जब आप किसी बॉडी पर पुश या पुल अप्लाई करें, तो बॉडी जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है या डिस्टेंस मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स और बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा वर्क डन। सो वर्क डन के लिए जरूरी है दो चीजें, फर्स्ट फोर्स, एंड द अदर थिंग द बॉडी मस्ट ट्रेवल और द ऑब्जेक्ट मस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो बेटा, जो फोर्स की इक्वेशन हो, यानी कह लें कि जो वर्क डन फाइंड करने की इक्वेशन होती है, उसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं या दो मेन चीजें इन्वॉल्व होती है। एक होता है फोर्स और सेकंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो F मल्टीप्लाई बाय S इज द इक्वेशन विच वी यूज फॉर फाइंडिंग वर्क डन। अब इसमें W जो है वो वर्क डन है, वर्क डन का SI यूनिट जूल्स होता है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन्स होता है, और जो S है वो है डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है। अच्छा, अगर एग्जामिनर मोस्टली आपसे सवाल पूछता है कि डिफाइन जूल, यानी जूल या वन जूल को आप डिफाइन करें, तो बेटा याद रखें कि वन जूल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वन जूल जो है ये वो वर्क डन है कि जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें एंड द बॉडी मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। यानी आपने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, और बॉडी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 मीटर क्या कर गई, डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, तो जो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है ना, वो 1 जूल हो गया, जिसको आप इक्वेशन में रख के भी प्रूव कर सकते हैं। आप फोर्स की जगह पे 1 न्यूटन रखें, और जो डिस्टेंस मूव कर रही है, यानी बॉडी जो डिस्टेंस मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसकी जगह पे 1 मीटर रखें, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 जूल। अच्छा, तो यहाँ पे जो बात हमने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि भाई वर्क अगर हमें चाहिए तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों का एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। यानी यूं कह लें कि फोर्स और डिस्टेंस दोनों के दरमियान में एंगल का जीरो होना जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस हो। अगर हम चाहते हैं कि वर्क नेगेटिव प्रोड्यूस हो, तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो कितना होगा, 180 होगा। यानी वर्क की प्रोडक्शन के लिए अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वर्क डन हो, तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। यानी जब आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें एंड द बॉडी मस्ट ट्रेवल डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, वर्क डन होगा प्रोड्यूस। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसी तरह अगर आपने ये बात याद रखनी है कि अगर वर्क डन और यानी कह लें कि अगर वर्क डन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसकी दो वजूहात होंगी, या तो बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, या तो दूसरा क्या होगा कि आपकी जो फोर्स है और जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस जो है बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ट्रेवल नहीं कर रही है। यानी यूं कह लें कि फोर्स और डिस्टेंस दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, या यूं कह लें कि फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई नो वर्क इज डन ऑन द बॉडी। तो जैसे यहाँ पे दो फिगर्स शो हो रही हैं, फिगर 1 में आप देखें कि फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो इसका मतलब नो वर्क डन।
इसी तरह अगर आप सेकंड फिगर को देखें तो जो कह लें कि बॉय है उसने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया हुआ है बाय अप्लाइंग अपवर्ड फोर्स, लेकिन वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। और आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि फोर्स रेड कलर के एरो से शो हो रही है और जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो ब्लू एरो से शो हो रहा है। और आप यहाँ पे क्लियरली ये चीज विजिबल हो रही है आप सबको स्टूडेंट्स के, फोर्स और डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन जो है, दोनों के दरमियान दोनों की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, या यूं कह लें कि दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में। तो वर्क डन की जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो यही है कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें कि एक फिगर शो हो रही है, फिगर में एक ब्लॉक है जिसे आप क्या कर रहे हैं 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके अपवर्ड पुश कर रहे हैं, सही है। और ये जो ब्लॉक है इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, और जो यानी जो अप्लाइड फोर्स है वो 120 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रही है वो 30 न्यूटन है, जिसे हम स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एफ, यानी जो अप्लाइड फोर्स है उसने उसके जरिए, यानी उसने कितना वर्क डन किया। तो बहुत सिंपल है, आपको ये पता लगाना है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रहा है ना, ये यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज जो है उस पर आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। और हमें इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है। परपेंडिकुलर है 3 मीटर और बेस है 4 मीटर। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 5 मीटर। और हम क्या करेंगे 120, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 120 न्यूटन है, उसको हम हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स जो कि 600 जूल है। पार्ट बी में एग्जामिनर कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है या आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब अगेन आप देखेंगे जो फ्रिक्शन है वो बॉडी को कोशिश करेगी कि बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाए, और अगेन डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर ही होगा, और फ्रिक्शन फोर्स है 30 न्यूटन। तो आप 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हो रहा है, 150 जूल। अब आपसे एग्जामिनर पार्ट सी में कह रहा है कि यूजफुल वर्क डन बताएं। देखिए, आपके पास जो टोटल अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है, जो वर्क डन हुआ है, उसमें से आप क्या करें, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो आपने वर्क डन किया था उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, तो आप उसे माइनस कर दें अप्लाइड फोर्स के वर्क डन में से। यानी अप्लाइड फोर्स का जो वर्क डन था वो था 600 जूल, और जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया है वो था 150 जूल। तो आपने 600 में से जब 150 को माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 450 जूल्स, जो कि यूजफुल वर्क डन है। हमारे पास जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी। देखिए, एनर्जी की अगर हम बात करें ना तो एनर्जी होता है, एनर्जी कहलाता है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कोई भी बॉडी कितनी, कह लेंगे उसकी किसी भी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वो एनर्जी कहलाती है। यानी कोई भी सिस्टम जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वो सिस्टम की एनर्जी कहलाएगी। इसकी एक कॉमन सी मिसाल ले लेते हैं इस तरीके से कि व्हेन यू, कह लेंगे सपोज कि आपको जो है भूख लग रही है, तो आपका जो है कोई भी काम करने में दिल नहीं लगेगा। क्यों? because your energy level is very low and you need some sort of food or some sort of refreshment in order to boost your energy level. So when you consume snacks or food, then your energy level boosts up and you completely enjoy the work which you were supposed to be doing. सो बेटा, एनर्जी जो है ना, एनर्जी किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो है उसका मतलब ही यही होता है कि भाई वो सिस्टम काम करने की कितनी कैपेसिटी रखता है। एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जूल्स होता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी की कभी भी डायरेक्शन नहीं होती है, एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, एनर्जी जो है ना इसकी बहुत सारी टाइप है, लेकिन जो इसकी दो मेजर टाइप है वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। लेकिन जो दो मेजर टाइप्स हैं एनर्जी की, वो दो मेजर टाइप्स जो है एनर्जी की, वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है, मैंने आपको बताया ना कि जो डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, तो आप ये देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है ये बॉडी में उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही हो। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, उसमें मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इट मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कह लें कि होती है लेकिन बहुत ही लो होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
But when we talk about gravitational potential energy is the energy which the body possesses when there is change in the position of the body with respect to ground or against gravity. यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जब कोई बॉडी किसी सर्टेन हाइट पर चली जाती है ना, तो उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास जो थर्ड एनर्जी वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये वो एनर्जी होती है कि जब आप किसी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो स्ट्रेच या कंप्रेशन की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी कोशिश ये होती है उस एनर्जी की कि वो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेकर जाए। तो वो एनर्जी जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसकी कॉमन सी मिसाल ले लें, स्प्रिंग या रबर बैंड। जब आप स्प्रिंग या रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद जब आप स्ट्रेच करते हैं ना, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और जिसे हम इलास्टिक रिस्टोरिंग एनर्जी भी कहते हैं। और जैसे ही आप उसके ऊपर से अप्लाइड होने वाली फोर्स को अप्लाई कर की हुई फोर्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, देन द स्प्रिंग एंड द रबर बैंड विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये कौन सी एनर्जी होती है जो उसे उसके ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाती है? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो हमेशा फ्यूल या फूड जो होता है, जो हम बेसिकली खाना जो हम खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं हम खाना, वो एनर्जी कह लें कि वो जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो एनर्जी केमिकल एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह बैटरीज जो एनर्जी देती है हमें, वो केमिकल एनर्जी होती है बैटरीज के अंदर, उसको कन्वर्ट करके वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एनर्जी की टाइप की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा एसोसिएट होती है विद द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं तो न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा न्यूक्लियर एटम्स के, या यूं कह लें कि जो एटम्स होते हैं अनस्टेबल एटम्स, उनके न्यूक्लियस के स्प्लिट होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। अगर मैं लाइट एनर्जी की बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब गर्म होता है तो वो अपने अंदर से जो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, तो वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है? लाइट एनर्जी कहलाती है। जैसे कि सन हो गया, जैसे कि बल्ब हो गया। अगर मैं बात करूं साउंड एनर्जी की, तो साउंड एनर्जी वो एनर्जी के जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है या कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है, सो एनर्जी गिवन आउट बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो एनर्जी गिव आउट करता है वो एनर्जी साउंड एनर्जी कहलाती है। अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूं तो हीट एनर्जी जो है वो हमेशा टेम्परेचर के साथ एसोसिएट होती है। अगर कोई बॉडी गर्म है, यानी बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो अपने अंदर से जो एनर्जी को इमिट आउट करेगी या उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी वो कहलाएगी हीट एनर्जी। तो ये है एनर्जी की टाइप्स। लेकिन दो मेन टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इन्हीं दो टाइप्स को हम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन देखें काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाइल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एसोसिएटेड विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अगेंस्ट ग्रेविटी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी या स्क्वायर ऑफ स्पीड। देखें, काइनेटिक एनर्जी हमेशा स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे जो दो बातें मैं बड़ी अहम करने वाला हूं वो ये है कि फर्ज करें दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। तो जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। इन द सेम वे अगर मैं इसी बात को दूसरे कह लें के तरीके से करूं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे ही डिपेंड कर रही है। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको फाइंड आउट करने का या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट जो होती है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक बॉडी की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बढ़ेगी तो उसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगेगी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या अगेंस्ट ग्रेविटी अगर किसी बॉडी की पोजीशन या हाइट कम होने लगेगी तो उसमें स्टोर होने वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि एनर्जी का कांस्टेंट रहना। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही सिंपल सी बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ, बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में।
लेकिन जो टोटल सिस्टम की एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि फर्ज करें आपने क्या किया कि आपने जब खाना खाया तो आपको मिली 100 जूल की एनर्जी। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, आपने कोई काम या आपने कह लें कि खाना खा लिया, आपने 100 जूल की एनर्जी ली, उसके 1 घंटे के बाद आपने क्या करना शुरू किया, रनिंग शुरू की। अब आप रनिंग जो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और आप मूव कर रहे हैं। तो आपने जो केमिकल एनर्जी ली थी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। यानी आपने 100 जूल की केमिकल एनर्जी ली थी, तो उसका आपको कह लें कि होगा क्या उसमें कि 100 जूल की जो आपने केमिकल एनर्जी ली ना, उसमें से 80 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप रनिंग कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, एग्जॉस्ट भी होंगे और गर्म भी हो जाएंगे और आपकी बॉडी से थर्मल एनर्जी रेडिएट आउट होना शुरू होगी। यानी रेडिएटेड आउट होना शुरू होगी थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी रेडिएट आउट होना या गिव आउट होना शुरू होगी। तो जो आपने 100 जूल की केमिकल एनर्जी ली थी उसमें से 80 जूल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जो बाकी की 20 जूल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो आप खुद देखेंगे केमिकल एनर्जी जो है थ्रू आउट द प्रोसेस दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हुई। एक कन्वर्ट हुई आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हीट एनर्जी। लेकिन अगर आप काइनेटिक और हीट एनर्जी जो कि आउटपुट एनर्जी थी, अगर आप उन दोनों को सम करें तो आपको आंसर मिलेगा 100 जूल, जो के बराबर है इनपुट एनर्जी। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम सपोज वी टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, the very first example is connecting lamp to a battery. So when you connect a lamp to a battery, in the battery chemicals are present. The so due to chemical potential energy, battery produces electrical energy. So in the case of battery, chemical potential energy is converted to electrical energy. And when the electrical energy passes out through the circuit or through the lamp lights up, and as well as lamp gives out some heat energy. So electrical energy is converted to heat energy and light energy. And when we take the other example, which is of diver on a springboard jumps on springboard, सही है। तो आपने क्या किया, आपने ये देखा कि जो बॉडी है डाइवर की, वो जब डाइवर स्प्रिंग बोर्ड से जंप कर रहा है डाइव करने के लिए, तो उसकी बॉडी में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जब वो स्प्रिंग बोर्ड को पुश करता है डाउनवर्ड, तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेंड बोर्ड। यानी आपका जो स्प्रिंग बोर्ड है वो बेंड हो जाएगा, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। फिर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पुशअप करेगी डाइवर को, और डाइवर जो है वो मूव करेगा, जंप कर जाएगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई एट द एंड ऑफ द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से कन्वर्जन होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन बट रिमेंबर वन थिंग, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और द प्रोसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं आइडियल पेंडुलम की। देखें यहाँ पे आइडियल पेंडुलम कहने का मतलब मकसद ये है कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है मौजूद, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं आइडियल पेंडुलम। देखिए आइडियल पेंडुलम जो है उसमें होता क्या है कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो आपके पास जो कह लें कि एनर्जी कुछ जाया नहीं होगी, यानी एनर्जी की एक फॉर्म सिर्फ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। किस तरीके से, हम इसको थोड़ा और मजीद डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें आपके पास जो है स्क्रीन पे 4 पोजीशंस शो हो रही हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी एंड डी। अगर मैं पोजीशन सी की बात करूं तो पोजीशन सी जो है ना, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। और याद रखिएगा कि मीन पोजीशन पर हमेशा, पेंडुलम की मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब हुआ क्या कि आपने पेंडुलम को डिस्टर्ब किया और पेंडुलम मूव करना शुरू हो गया, यानी पेंडुलम जो है उसको आपने क्या किया, आप मूव करवा के पेंडुलम को ले गए पोजीशन डी पर। देखिए जैसे ही आप पेंडुलम को पोजीशन डी पर ले गए तो आप खुद देख सकते हैं कि आप पेंडुलम जो है वो अपनी ओरिजिनल या मीन पोजीशन से एक सर्टेन हाइट पर चला गया। और मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड्स में कि जब बॉडी कह लें कि अपनी पोजीशन से किसी सर्टेन हाइट पर चली जाती है तो बॉडी में एनर्जी जो स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये जो पोजीशन डी है ना, ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जो बॉडी में एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब अगेन जब बॉडी पोजीशन डी से नीचे आना शुरू होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी या लॉस होना शुरू होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी। और मीन पोजीशन पे जैसी आ जाएगी बॉडी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0 एंड द काइनेटिक एनर्जी will be maximum at mean position. And when the body starts to move towards position B, और अगेन जब बॉडी दोबारा पोजीशन बी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें बेसिकली अगेन उसकी कह लें कि बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन जो हाइट है वो क्या हो रही है बच्चों,
चेंज हो रही है। तो बॉडी जो है उसकी जब हाइट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें क्या चीज स्टोर होना शुरू हो जाएगी, अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस पूरे आइडियल पेंडुलम के केस में ये देख सकते हैं कि आपका कह लें कि जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है तो आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉडी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आ रही है तो क्या हो रहा है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप इस केस में देख सकते हैं आइडियल पेंडुलम के केस में कि कोई रेजिस्टेंस की वजह से कोई थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पर जा रही है तो उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी। और जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पर आ रही है तो अगेन जो है जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो रहा है उसमें, और काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि आइडियल पेंडुलम के केस में एनर्जी लॉस नहीं होती, काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होती रहती है। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पे जो बात याद रखनी है, देखिए पोजीशन बी जो है इसमें इक्वल नहीं होगी एनर्जी, ये बात याद रखिएगा। देखिए सी जो है वो मीन पोजीशन है, जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन से ऊपर यानी पोजीशन बी पे जा रही है तो आप देखें बी से फिर जब वो मूव करके ए पे गई तो विद रिस्पेक्ट टू सी जो कि मीन पोजीशन है, बॉडी की जो हाइट है वो क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है, बॉडी की हाइट बढ़ रही है। तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होना शुरू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होना शुरू हो जाएगा, गेन होना शुरू हो जाएगा। और पोजीशन ए और डी इन दोनों पॉइंट्स पर क्या होगी, आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बिकॉज पोजीशन ए एंड पोजीशन डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन सी, तो पोजीशन सी इज द मीन पोजीशन एंड एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम and gravitational potential energy is zero. So throughout the motion of an ideal pendulum, kinetic energy is converted to gravitational potential energy and gravitational potential energy is converted to kinetic energy, but the total energy of the system remains constant. तो ये हमारा आइडियल पेंडुलम का केस था। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो हमारा केस है वो हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास नॉन आइडियल पेंडुलम होगा, यानी अब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस आ गई। तो अब होगा क्या कि जब एयर रेजिस्टेंस आ गई ना बच्चों, तो अब जब पेंडुलम मूव करेगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका जो कुछ हिस्सा है एनर्जी का वो एनर्जी लॉस्ट भी होगी, यानी एनर्जी का कुछ हिस्सा भी लॉस्ट होगा एज हीट एनर्जी, यानी पेंडुलम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा, वेस्ट होगा। अब आप इसे इस तरह समझें कि देखें जब आपके पास पोजीशन सी पर थी बॉडी, तो पोजीशन सी मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब जैसे जैसे पोजीशन सी से बॉडी मूव करके पोजीशन बी पे जा रही है, देखें हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स टू इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो दो एनर्जीज में कन्वर्ट होगी। एक तो आपकी साथ ही साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी जब आपका पेंडुलम पोजीशन सी से पोजीशन बी पर जाएगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ आपकी कह लें कि जो हीट एनर्जी है या एनर्जी लॉस जो हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी यूं कह लें कि जब आपका पेंडुलम पोजीशन सी से मूव करते हुए बी और बी से जब मूव करते हुए ए पे जाएगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें लॉस होगा, और आपका जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगा गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस भी होगी when the pendulum is moving from position C to A। इसी तरह अगर आपका पेंडुलम पोजीशन ए से मूव करके वापस सी पर आता है तो अगेन देखें जैसे जैसे वो ए से मूव करेगा तो पहले बी पर आएगा फिर सी पर आएगा, तो आप देखें विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन उसकी हाइट कम होना शुरू हो गई जब पेंडुलम ए से मूव करके वापस सी पे आने लगेगा। तो हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन एयर रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, तो आपका जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये फर्क होता है आइडियल पेंडुलम के केस में और नॉन आइडियल पेंडुलम के केस में। आइडियल पेंडुलम के केस में एनर्जी लॉस नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन नॉन आइडियल पेंडुलम के केस में जो आपके पास एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस भी होता है ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू
एयर रेजिस्टेंस। तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल जो है वो बहुत सिंपल सी है। एग्जाम्पल में आप देखें कि आपके पास एक रोलर कोस्टर है, सही है, और रोलर कोस्टर पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी पे जा रहा है। अच्छा, पोजीशन ए की जो ग्राउंड से हाइट है वो 30 मीटर है, पोजीशन बी की जो हाइट है वो 20 मीटर है। इसी तरह पोजीशन सी मेंशन है और आपके पास टर्मिनल प्लेटफॉर्म मेंशन है। अब सवाल में ये कह रहा है कि ड्यूरिंग वन रन अ कार एंड पैसेंजर ऑफ टोटल मास 800 kg आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पर रेस्ट में थे, रेस्ट से रिलीज किया उन्हें। पॉइंट ए जो है वो 30 मीटर अबव है टर्मिनल प्लेटफॉर्म से, और कार जो है वो 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अलोंग द ट्रैक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट बी, यानी हाईएस्ट पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए कार 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और जो हाईएस्ट पॉइंट बी है वो कह लें कि आपके टर्मिनल प्लेटफॉर्म से 20 मीटर अबव है, और आपके पास एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, सही है। वो जो कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है, कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 250 न्यूटन की कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है जब बॉडी ए से बी पर मूव कर रही है। पार्ट ए में ये आपसे कह रहा है कि जब बॉडी ए से बी पे मूव कर रही है तो आप कैलकुलेट करें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार। तो बेटा देखें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार की अगर हम बात करें ना, तो आपने ये देख फॉर्मूला लगाएंगे आप, मास मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय हाइट। मास हो गया 800, जी हो गया 10, लेकिन अगर मैं हाइट की बात करूं तो ए से बी पर आने के लिए वो कह रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई, तो आप क्या करें, ए की जो हाइट है उसमें से बी की हाइट को माइनस कर दें, तो 30 माइनस 20 हो गया, तो आपके पास जो टोटल आंसर आ गया वो आ गया 80,000 जूल्स। तो 80,000 जूल्स का कह लें कि लॉस हो रहा है इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बाय द फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स है 250 न्यूटन, और बॉडी अलोंग द ट्रैक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 120 मीटर। तो 250 को 120 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया 30,000 जूल। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। काइनेटिक एनर्जी जो है, जो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो पॉइंट बी पे कह रहा है कि गेन बताएं कितना हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपको पता है भाई लॉस कितना हो रहा था पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, 80,000, और आपके पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन है ना, वर्क डन होने में कितनी एनर्जी यूज हुई है, 30,000। तो आपने क्या किया, 80,000 में से 30,000 को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 50,000 जूल। आगे आपसे कह रहा है कि स्पीड बताएं कार की। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो आपने क्या किया बेटा, आपने काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 50,000 रख दिया, मास की जगह पर 800 रख दिया, और आपने इसको सॉल्व करा, यानी 2 मल्टीप्लाई हो गया 50,000 से और 800 डिवाइड हो गया, और फिर जो आंसर आया उसका आपने स्क्वायर रूट किया, तो आपकी स्पीड आ गई 11.2 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी में आपसे ये कह रहा है कि इन द डिजाइन ऑफ द रोलर कोस्टर डू यू थिंक द समिट सी कैन बी हायर देन पॉइंट बी। यानी ये कह रहा है कि पॉइंट सी जो है वो पॉइंट बी से हायर होना चाहिए, क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो देखिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो बी पर काइनेटिक एनर्जी है, यानी पोजीशन बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है देन द सम ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू सी। यानी जब बॉडी बी से सी पर जाएगी तो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा उससे क्या है, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी उस वर्क डन से ज्यादा है, सही है। इसका मतलब यह हुआ कि एंड द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी, यानी यूं कह लें कि जब आपकी बॉडी बी से सी पर जाएगी तो आपका कह लें कि वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और जब आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सम करेंगे तो उन दोनों का जो सम होगा वो काइनेटिक एनर्जी एट पोजिशन बी इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप पॉइंट सी जो है कैन बी एट अ हायर पॉइंट देन बी, आपको पॉइंट सी को क्या करना चाहिए, पॉइंट बी से हायर रखना चाहिए, ताकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आपका कह लें कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का जो सम है वो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी से ज्यादा हो जाए। तो बेटा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो बेटा एनर्जी सोर्सेज जो है ना, ये दो तरह की होती है हमारे पास बच्चों। एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड द सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो सिंपल सा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द सोर्सेज व्हिच आर लिमिटेड इन अमाउंट एंड रन आउट वन डे। यानी वो एनर्जी सोर्सेज जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जिसमें आपके पास कोल ऑयल नेचुरल गैस शामिल होता है। आज आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में ऑयल का बड़ा कह लें कि इशू चल रहा है, डिस्प्यूट्स हैं ऑयल के, तो ऑयल कोल ये नेचुरल गैसेस सब खत्म हो रही है। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूल,
न्यूक्लियर फ्यूल यानी आप जब न्यूक्लियर फ्यूल को यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, यानी कह लें कि वैनिश हो जाता है, सही है, या रन आउट हो जाता है। और लेकिन इसका पता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये खत्म तो हो जाती है क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा गंदा करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इमिट करती है हमारे एनवायरमेंट में। जबकि इसी के करेस्पॉन्डिंग या इसी के कह लें कि कंपैरिजन में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द सोर्सेज विच आर अनलिमिटेड अमाउंट एंड will never run out and do not harm our environment or do not damage our environment or causes less damage to the environment, हमारे environment को कम नुकसान पहुंचाती है and causes less emission of carbon dioxide gas into in our environment, हमारे environment में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका इमिशन भी कम हो जाता है जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइड्स एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोफ्यूल्स एनर्जी, आपके पास जियो थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी जो हम सन से लेते हैं, ये सारी एनर्जीज शामिल है। ये सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी और इनको जब आप यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना तो आपके एनवायरमेंट में कह लें कि जो सीएफसीज हैं या आपके एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन है वो भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपके एनवायरमेंट में डैमेज कम होता है, आपका एनवायरमेंट जो है उसमें लेस डैमेज होता है। इसके अलावा कह लें कि सबसे कह लें कि डिसएडवांटेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले में बहुत ज्यादा मच अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती और ये अनरिलायबल होती है। क्यों? क्योंकि ये वेदर पे डिपेंड करती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ये बहुत फायदेमंद है, या यूं कह लें कि इनका जो मेन नुकसान है वो यही है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का कि ये हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करती है और ये फाइन यानी कह लें कि ये लिमिटेड होती है, अमाउंट में खत्म हो जाती है। लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से वो बहुत ज्यादा होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ये रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बट हमें क्या देखना होता है, हमें अपने एनवायरमेंट को भी देखना होता है बिकॉज दिस इज द एनवायरमेंट इन विच वी आर लिविंग। सो इस एनवायरमेंट को जो डैमेज करती है वो सबसे ज्यादा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आजकल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के यूजेस को कम कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के यूजेस को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होती है बच्चों, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, विंड हो गया, न्यूक्लियर, सोलर, टाइडल, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो 3 स्टेप्स हैं, बॉयलर, बॉयलर के बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद जनरेटर। होता क्या है कि बॉयलर जो है आप क्या करते हैं अपने फ्यूल को यूज करके बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं, फिर वो स्टीम जो है उसको आप पतले पतले पाइप्स के जरिए हाई प्रेशर पर लेकर आते हैं स्टीम को और उस हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं ना बच्चों, टरबाइन के ब्लेड्स पर हिट करवाते हैं। टरबाइन के ब्लेड्स के साथ यानी टरबाइन के ब्लेड्स जो है उनके साथ एक शाफ्ट अटैच होती है और शाफ्ट के साथ जनरेटर अटैच होता है। जब टरबाइन के ब्लेड्स पर हाई प्रेशर स्टीम हिट करती है तो टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट या स्पिन करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट के साथ जनरेटर लगा होता है तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो जनरेटर के अंदर मैग्नेट क्या करता है, स्पिन करता है, जिसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग होती है और आपके पास जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देना शुरू कर देता है। सो स्टूडेंट्स, this is all for work power energy part 1 and inshallah for tomorrow's lecture I will discuss the remaining part of this chapter. So thank you for attending the lecture. This is all for today. Thank you once again. Allah Hafiz.